सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू एनालिसिस 16 जून के लिए। तो आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छे चल रही होगी। और जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, अगर उनको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उनको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कोर्ट से। आज अपन कोर्ट से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि मेंस आ रहा है। जो मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोर्ट्स बहुत यूजफुल रहते हैं। उनको अपने मेंस के आंसर्स में लिखना इजी रहता है। और जो अगले साल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं वो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। हम अगले साल आपको मेंस में कोट यूज करने रहेंगे, तो अपन हर दिन 1 और 2 कोट्स लेके आएंगे, जिससे कि अगर कोई भी क्वेश्चन बना अगले साल या इस साल तो अपन इजीली उस चीज को आंसर आउट कर पाए। तो अपना फर्स्ट कोट कहता है, इफ एग्रीकल्चर गोस रॉन्ग नथिंग एल्स विल हैव अ चांस टू गो राइट। एम एस स्वामीनाथन। सो एम एस स्वामीनाथन को अपन सब जानते हैं कि इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। तो अपन यहाँ से ये समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, या लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए। तो जब भी आप इकोनॉमिक्स का कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन लिख रहे हो तो आप ये कोड को यूज कर सकते हैं कि हाँ, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। तो अपना फर्स्ट टॉपिक कहता है पकोली द राइस ऑफ द फ्यूचर। वो वर्कर्स रिटर्न आफ्टर सोइंग द पकोली सीड्स एट कर्नाटक एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ इकोबलन, मतलब कहाँ पे? कर्नाटका साइड में, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बोल देंगे कि ये मणिपुर में होती है तो आप उसको गलत कर सकते हैं। One season of rice farming is altered with another season for shrimp cultivation. Shrimp cultivation क्या होता है? Shrimp cultivation आपको ध्यान है क्या? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, तो आज अपन क्या करेंगे? आज अपन राइस के बारे में जानेंगे। राइस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स में। इससे रिलेटेड बार बार वो क्वेश्चन पूछता ही रहता है। राइस इज अ स्टेपल फूड फॉर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया। तो राइस एक स्टेपल फूड के तौर पे काम करता है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के लिए इंडिया में, राइट। तो ठीक है, इट इज अ खरीफ क्रॉप व्हिच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबाउट 100 सेंटीमीटर। क्या है? खरीफ क्रॉप है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट इज ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। जहां पे लेस रेनफॉल होती है वहां पे क्या होता है? इरिगेशन की मदद से इसको उगाया जाता है। अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया इन इंडिया इज अंडर राइस कल्टीवेशन। तो टोटल क्रॉप एरिया में से 1/4 किसके अंदर है? अपना राइस के अंदर ही। लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन है अगर आपसे पूछ लिया जाए? तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। पंजाब और उत्तर प्रदेश साइड तो इतना वो रेनफॉल नहीं है, तो आप बोलोगे कहाँ से होता है सर? तो इरिगेशन से होता है वहां पे। ये एक मेजर रीजन भी माना जाता है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर अपना डेटोरेट हो रहा है। तो हाई लीग स्टेट्स देखें कौन कौन है? पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड केरला। सो इंडिया कौन से स्टेज पे आता है? इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। तो आपको ध्यान रखना है कि अपन फर्स्ट पे नहीं है अभी। अगर अपन फर्स्ट पे होते तो अपन काफी चीजों में अलग होते या आगे होते। ठीक है, आज राइस से रिलेटेड मैंने आपके लिए मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर किया है जो आपके मेंस में पूछा जा चुका है। तो जब भी आप राइस और ये सब के बारे में पढ़े तो आप ये देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा गया है या प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। चलिए, तो अपन अब देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ट्रेडिशनल होता है तो वहां पे थोड़ा सा अपने को लेस नंबर ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ज्यादा लेबर्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, यील्ड इसकी बहुत इंक्रीज हो रही है दिन पे दिन। ठीक है, और जैसे कि पकोली राइस में क्या होता है? पकोली राइस में ये होता है कि हाँ, आपका जो ग्राउंड वाटर यूसेज होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं जैसे कि कोई कोई इन्वायरमेंट को सूट करे, दूसरे इन्वायरमेंट को सूट ना करे, तो आपको उस चीज के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी आप कोई चीज पढ़े ना तो आप उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को दिमाग में रखें। तो उससे क्या होगा, जब भी आप चीजों को दोनों साइड से देख पाएंगे। जब भी आप चीजों को दोनों साइड से देख पाते हैं तो आप उसको एक अच्छे लेवल पे एनालाइज कर पाते हैं, राइट। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है बिम्स्टेक टू अडॉप्ट बैंकॉक विजन 2030 एट ए नेक्स्ट समिट। सो बिम्स्टेक क्या है, बैंकॉक विजन क्या है, ये दोनों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। अपन इसको कौन से टॉपिक से रिलेट करेंगे अपने प्रीलिम्स और मेंस में, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सो बिम्स्टेक के बारे में पढ़ते हैं। द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक बिम्स्टेक इज अ रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन. Its members lies in the lateral and adjacent areas of the Bay of Bengal, constituting a contiguous regional unity. So अपन देखते हैं कि 7 मेंबर्स हैं, उसमें से 5 मेंबर्स कहाँ से और 2 मेंबर्स कहाँ से। तो 5 मेंबर्स कौन कौन है इसके? बांग्लादेश, भूटान,
इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, दो और कौन है, म्यांमार और थाईलैंड। चलिए, ये तो आपको पता लगा बिम्स्टेक के बारे में। अब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए सार्क के बारे में कि सार्क क्या काम करती है, राइट। तो जब भी आप बिम्स्टेक और सार्क के बारे में पढ़े ना, तो दोनों को कंपीट करके पढ़ें कि दोनों अगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों में मेंबर्स कौन कौन है, अगर दोनों में से कौन अच्छी परफॉर्म कर रही है, क्यों परफॉर्म कर रही है। जब भी आप कोई चीज पढ़े ना, तो उसमें व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, ये सारी की सारी चीजें लगाइए। तो उससे क्या होता है कि आप उस चीज को, एक ही चीज को अलग अलग डायमेंशंस में इजीली देख पाते हैं, राइट। तो अपन चलते हैं कि बिम्स्टेक के बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि बिम्स्टेक करती क्या है, अपने को कैसे हेल्प कर सकती है। तो बिम्स्टेक कनेक्ट साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड द इकोलॉजीज ऑफ द ग्रेट हिमालयास इन द बे ऑफ बंगाल, राइट। तो कहाँ से कहाँ कनेक्ट होती है आपको पता लगा। इट मेनली एम्स टू क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, accelerate social progress and promote collaboration on matters of common interest in the region। तो ये क्या करती है, एक enabling environment create करने की कोशिश करती है, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, सोशल प्रोग्रेस हो सकता है, कोलेब्रेशन हो सकता है, कहाँ पे, जिससे कि कॉमन इंटरेस्ट बढ़े रीजन में। ठीक है, तो अपन इसके थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। तो क्रिएटिंग एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सब रीजन, कोई भी रीजन का डेवलप करने के लिए इनका एक ऑब्जेक्टिव रहता है। इंकरेजिंग द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी इन पार्टनरशिप, ये देखिए, ये आपके मीन्स के वर्ड्स हैं कि स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी, पार्टनरशिप, इसको इंकरेज करना चाहिए। इसको आप एथिक्स, मीन, एसेस डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। प्रमोटिंग एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन द एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर कंट्रीज, तो क्या होना चाहिए, एक्टिव कोलैबोरेशन होना चाहिए, म्यूचुअल असिस्टेंस होना चाहिए, कहाँ पे, जहाँ पे लोगों का मतलब सारी कंट्रीज का एक कॉमन ग्राउंड हो कि हाँ भाई इस लेवल पे हमको जैसे टेररिज्म पे काम करना है, तो हाँ भाई हम सब यहाँ पे आके कोलैबोरेट करेंगे, सब आके एक दूसरे से जाके टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, राइट। सो एक्सेलरेटिंग सपोर्ट फॉर ईच अदर इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो कोई भी स्टेट अगर कोई फील्ड में अच्छा है तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा कि हाँ आई कैन सपोर्ट यू इन दिस, आई कैन सपोर्ट यू इन दिस। मतलब एक कंट्री से अगर इंडिया दूसरी कंट्री को इसमें सपोर्ट कर रही है, दूसरी कंट्री बोल सकती है कि हाँ भाई मैं इसमें अच्छा हूँ तो मैं आपको इसमें सपोर्ट करूंगा। तो अपन देखते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। सॉवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल बेनिफिट्स। तो ये सारे के सारे इसके क्या होंगे, ये सारे के सारे इसके प्रिंसिपल्स हो जाएंगे। तो जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स हो गया, प्रिंसिपल्स हो गया, अपन ने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये आप एक पेज में नोट कर लीजिए, राइट। ऐसे आपके पास वीकली में कम से कम कुछ 7 to 8 टॉपिक्स बनेंगे, यही आपको याद करना है बस मेंस के लिए। 7 to 8 पेज के नोट्स रेडी हो गए, आपको कोई और प्रिपरेशन ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी मेंस के लिए। आप बोलते हैं कि मेंस से करंट अफेयर से हमको डर लगता है सर, लेकिन ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। अपन ये भी देखते हैं कि कई बार सेम कुछ रिपीट ही हो रहा होता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपीट हो रहा है काफी टाइम से। ठीक है, अब ये देखिए यूसीसी 2-3 दिन से आने लग गया, तो अब ये 1 हफ्ते तक आएगा आपका, राइट। उसके बाद जाके जैसे अपन ने कुछ और चीजें देखी थी, जैसे कि उस टाइम गवर्नर को रिलेटेड काफी चीजें रिपीट हो रही थी। ठीक है, रशिया यूक्रेन, ये सब क्या होता है, फिर ये सब ना एक फिक्स टॉपिक हो जाते हैं जो आपको आने रिपीट होने लग जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इनको कैसे आंसर आउट करेंगे। चलिए, तो अपन देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। यूसीसी इज एम्फसाइज्ड टू प्रोवाइड वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री, applicable to all religious community in their personal matters such as marriage, divorce, inheritance and adoption। तो यूसीसी क्या है, यूसीसी एक ऐसी चीज है जहां पे आप सारी कंट्री के लिए एक लॉ कर दोगे इन द मैटर ऑफ मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन। तो ये चारों की चारों चीजें ना सिर्फ एक ही लॉ से रेगुलेट होगी। आज अपन देखते हैं कि अलग अलग रिलीजन के हिसाब से अलग अलग लॉज हैं, लेकिन वो एक जगह अपने को आके हार्म भी करते हैं। Article 44 of the Constitution lays down the state shall endeavor to secure a UCC for the citizens throughout the territory of India। तो आर्टिकल 44 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि स्टेट को क्या करना है, किसी से सिक्योर करना है सबके लिए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो कहाँ पे मेंशन है, डीपीएसपी। डीपीएसपी सबको याद होनी चाहिए, हर साल यूपीसी डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछता ही है। आर्टिकल 44 इज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 44 क्या कहता है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक वन ऑफ द पॉइंट है। ठीक है, द प्रिंसिपल बिहाइंड आर्टिकल 44 इज टू स्ट्रेंथन द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एज इंश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, राइट। प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, अब देखिए ये आपका इंट्रो है। आप यूसीसी के बारे में पूछ लिया जाए तो आप बता दे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है,
ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए एक लॉ बनाने की बात करता है। कौन सा आर्टिकल सपोर्ट करता है उसको आप बता दें। आर्टिकल 44 सपोर्ट करता है, राइट। तो स्टेटस ऑफ यूनिफॉर्म कोड्स इन इंडिया, तो क्या 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 यूनिफॉर्म कोड्स हैं अपने यहाँ पे, अपन ये देख सकते हैं। इंडिया लॉज डू नॉट फॉलो अ यूनिफॉर्म कोड इन द मोस्ट सिविल मैटर्स सच एज इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिविल प्रोसीजर एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सॉरी, डू नॉट फॉलो नहीं होगा, डू फॉलो, इस चीज का ध्यान रखें। पार्टनरशिप एविडेंस एक्ट however made hundreds of amendments and therefore in certain matters there is a diversity even under the secular civil laws। तो देखिए इन सब मैटर्स में क्या होता है, इन सब मैटर्स में अपन एक यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करते हैं, लेकिन अपने सेकुलर सिविल लॉज में अपना थोड़ा सा डिफरेंस है, डाइवर्सिटी है। रिसेंटली several states refused to be governed by the यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल्स एक्ट। तो ऐसा नहीं है कि एक ही लॉ सबको फॉलो करना जरूरी है, कई बार काफी जने ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं और चाहे तो उनको फॉलो ना भी करें, राइट। तो अपन देखते हैं कि अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं अपने लिए। सबसे पहले होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉस, मतलब अपने जो लॉस काफी सारे अलग अलग लोगों के लिए बने हुए हैं ना, वो क्या होते हैं, वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं, राइट। तो जैसे कि अपने को कॉम्प्लेक्स लॉस को ज्यादा अलग अलग सब्जेक्टिविटी आती है जब अलग अलग लॉस एक ही चीज के लेके होते हैं, तो ठीक है। आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, मतलब सबको एक तौर पे देखा जाएगा, राइट। पर्सनल लॉस एग्जिस्ट करना बंद कर देंगे तो जेंडर जस्टिस होगा। ये देखिए जेंडर जस्टिस, ये मैं जब कीवर्ड्स बताता हूँ ना, ये आपको अपने मेंस के आंसर्स में यूज करने हैं। इनसे अगर आप अपने मेंस के आंसर्स में यूज करते हैं तो आप डायरेक्टली मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। तो अपन अब कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। कुछ ना कुछ चैलेंजेस होंगे, इसलिए अभी तक अपन इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो अपना फर्स्ट चैलेंज कहता है अपनी पॉलिटिक्स। तो अपने पॉलिटिक्स में क्या होता है, मोस्टली अपन कम्युनल पॉलिटिक्स पे डिपेंड करते हैं, मतलब कुछ जो भी पार्टीज होती हैं वो मतलब लाइक उनका वोट सेटल होता है कि हाँ भाई हमको इस कम्युनिटी से वोट आएगा, हमको इस कम्युनिटी से वोट आएगा, तो ये अपने यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर देखते हैं अपन कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी अभी इससे रिलेटेड काफी कुछ चीजें क्लियर नहीं है, तो अपने को उस चीज पे ध्यान देना है। डाइवर्स पर्सनल लॉस, अपन ये देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के थोड़े से अलग लॉज हैं क्योंकि वहाँ पे मैट्रियार्की चलती है, अपने यहाँ पे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में पैट्रियार्की चलती है। तो आप ये देखिए कि मैट्रियार्की पैट्रियार्की में आप कैसे डिफरेंस लाएंगे, राइट। उन सबको बराबर करना एक ही चीज में होलसम में, तो वो बहुत बड़ी डेफिनेशन होनी चाहिए या काफी चीजों को इंक्लूड करे, काफी काफी कुछ सोचा जाना चाहिए। तो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम बनी रहती है जब अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंक्रीजिंग इन इंडिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, राइट। अगर आपको ये चीजें पता है तो आप इजीली काफी चीजें आंसर आउट कर सकते हैं। तो रिसेंटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड इट्स रिपोर्ट इनविजिबल नंबर्स द ट्रू एक्सटेंट ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज व्हाट डू अबाउट देम वाज which stated that every 2 seconds of one person under the age 70 dies of a non-communicable disease, with 86% those deaths occurring in low and middle income countries। तो अपन देखते हैं कि मेजर डिजीज क्या क्या हैं, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ठीक है। तो 1 in 28 डेथ्स 2 million people a year is due to diabetes. More than 95% of diabetes causes globally are of type 2 diabetes। कैंसर किस किस को है, 1 in 6 death, 9.3 million people a year, or further of 44% of cancer death could have been prevented or delayed by eliminating risks to health। तो इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। रेस्पिरेटरी डिजीज क्या, इट इंडिकेटेड दैट 70% ऑफ द डेथ ड्यू टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज कुड बी प्रिवेंटेड। तो डायबिटीज से कितनी डेथ हो रही है, कैंसर से, रेस्पिरेटरी डिजीज से। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट ध्यान है तो जब इससे मेन से क्वेश्चन आता है ना कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का स्टेटस क्या है अपने इंडिया में, डायरेक्टली तो नहीं पूछेंगे लेकिन हाँ ठीक है इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है या इसके ऊपर क्या क्या वर्किंग चल रही है या कोई रिपोर्ट के बारे में मेंशन करते हो, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, राइट। तो अपन चलते हैं अब थोड़ा सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जानेंगे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आल्सो नोन एज chronic disease tend to be for a long duration are the results of combination of genetic, psychological, environmental, behavioral factors। देखिए आपकी डेफिनेशन रेडी हो गई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। द मेन टाइप्स ऑफ एनसीडी आर कार्डियोवास्कुलर डिजीज सच एज हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक, कैंसर, chronic respiratory disease such as chronic obstructive pulmonary disease and asthma and diabetes। कॉजेज क्या क्या है, टबैको यूज, अनहेल्दी डाइट, हार्मफुल यूज ऑफ एल्कोहल, फिजिकल इनएक्टिविटी, एयर पोल्यूशन आर द मेन रिस्क फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस कंडीशंस। तो आपको इसकी कंडीशन ध्यान होनी चाहिए कि इन कंडीशंस की वजह से अपनी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ रही है। अपन अब स्टेटस देखते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का स्टेटस क्या है इंडिया में।
So according to a WHO, over 60.4 lakh people died due to NCD in India in 2019. Over 25.6 lakh death in 2019 due to cardiovascular diseases. तो आप देखिए कितनी ज़्यादा अपने यहाँ पे डेथ इससे होती है. Cancer led to the 9.20 lakhs, while 3.9 lakhs in the country were affected diabetes. तो आप देखिए कितनी सारी चीज़ें सिर्फ इसी चीज़ की वजह से हो रही है. तो आपको कोई भी चीज़ का स्टेटस और रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए. ये आपका डायरेक्ट साइंस का टॉपिक है GS3 में, तो इसके बारे में आपको सही से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है. सो अपन पॉक्सो एक्ट के बारे में काफी बार पढ़ चुके हैं. तो ये बोलता है दिल्ली पुलिस सीक्स टू कैंसिल पॉक्सो केस अगेंस्ट BJP MP. तो अपने को इतना ध्यान नहीं देना है, अपने को सिर्फ इतना ध्यान देना है कि पॉक्सो केस क्या है, पॉक्सो केस कैसे वर्क करता है, ठीक है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है. अगर अपने प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए तो अपन उसको कैसे आंसर आउट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो पॉक्सो एक्ट कब आया था? 14 नवंबर 2012 को इफेक्ट में आया. ये कौन से कॉन्सिक्वेंसेस में निकाला गया? ये अपन ने रेटिफाई करा था यूएन कन्वेंशन राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1982. तो उसके रेटिफिकेशन में निकाला गया, मतलब उसका अपन साइन करते हैं तो अपन को उसके रिलेटेड थोड़ा एक्ट भी निकालना पड़ता है फॉलो अप में. लेकिन अपन को सब ध्यान है कि निर्भया केस भी उस टाइम हुआ था, तो उसकी वजह से भी ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था. तो स्पेशल लॉ है. तो ये क्या डील करता है? सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, sexual abuse of children, which were either not specifically defined or inadequately penalized. तो जो जैसे कि अपन ये देखते हैं कि कई बार सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या सेक्सुअल अब्यूज को कई बार दूसरी जगह डिफाइन नहीं किया जाता है अच्छी तरीके से. तो ये एक्ट अच्छे से दूसरी चीजों को डिफाइन करता है. तो इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए. अपन ने इसको काफी बार डिस्कस किया है. जो पुराने आपसे फॉलो अप करते आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी आपसे फॉलो अप कर सकते हैं. पुरानी चीजों को लिंक करें. जब तक आप पुरानी चीजों को लिंक नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रखेंगे. राइट. तो अपन अब थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें इश्यूज क्या क्या हैं. अगर कुछ इश्यूज हैं तो फिर उसके साथ इसके अपने पास वे फॉरवर्ड्स क्या हो सकते हैं या दूसरी चीजें क्या हो सकती है. राइट. तो अपन अगर इसकी फर्स्ट इशू देखें तो अपना फर्स्ट इशू कहता है कि अपने यहाँ क्या है, इशू विद द इन्वेस्टिगेशन. मतलब जो वुमेन है पुलिस फोर्स में उसका जो रेशियो है वो बहुत कम है. मतलब कि आप देखिए कि अगर 100 मेंस होंगे तो सिर्फ मतलब लाइक 3 वुमेन्स, 10 आफ्टर 3 का रेशियो बना सकते हैं कि 3 वुमेन है 10 मैन है. तो आप देखिए कि एक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है कि हाँ भाई ज्यादा वुमेन्स है और कम मेंस है. राइट. तो उसका ध्यान रखें. लैप्सेस इन द इन्वेस्टिगेशन. तो कई बार अभी तक अपन इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं पा पाए कि हाँ भाई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो पाए. राइट. तो उस चीज के बारे में अपने को ध्यान होना चाहिए. एज डिटर्मिनेशन एक इशू रहता है. कई बार जो चार्जेस होते हैं उसमें डिले हो जाता है तो आप उसको अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं. ठीक है. लेकिन अपने को वे फॉरवर्ड में डालना है तो अपन उसको वे फॉरवर्ड में क्या क्या डालेंगे. तो अपने को वे फॉरवर्ड में अपन डाल सकते हैं कि आपको एडिक्वेट रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए. जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए. स्पेशल कोड बनाइए पॉक्सो केसेस के लिए. टाइमली मेडिकल एग्जामिनेशन कीजिए. राइट. तो ये सारी की सारी चीजें आप मेंशन आउट कर सकते हैं उसमें. तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखें जिसके आप इजीली थ्रू आउट आंसर आउट कर पाएंगे. तो अपन चलते हैं थोड़ा मेंस का आंसर क्वेश्चन देखते हैं. What are the major factors responsible for making this fight system a success? In spite of this success, how has this system became a ban in India? तो आप देखिए मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइस वीट सिस्टम. तो अपने देखा कि राइस कैसे अपने को 1/4 क्रॉप पैटर्न है. तो अगर आपको राइस के बारे में पता है ना तो उसकी थोड़ा मेंशन कीजिए उसके बारे में. फिर आप बताइए कि हाँ भाई ये सिस्टम कैसे बीन बन रहा है इंडिया में, मतलब अपने को कैसे हेल्प नहीं कर पा रहा है, उसके बारे में बताना है अपने को. फिर ये बोलता है कि व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग राइस एंड wheat yield in the cropping system. How crop diversification is helpful to stabilize the yield of the crop in the system. देखिए अपन ये 2017 में पूछा कि डिक्लाइनिंग राइस और व्हीट यील्ड के बारे में बताइए. फिर बोलता है कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइस एंड व्हीट. फिर आप ये सोचिए ना कि कैसे रिपीट नहीं होते हैं. 2017 2020 क्वेश्चन सेम का सेम रिपीट हो रहा है. फिर आप बोल रहे हैं कि सर हाँ क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो नहीं पता हमें. तो यार अगर आप देखोगे ही नहीं कि कैसे रिपीट होता है या कैसे पैटर्न वर्क करता है तो आप कैसे समझ पाओगे. इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि पीवाईक्यूज को आप अच्छे से कीजिए. अगर आप पीवाईक्यूज को अच्छे से करते हैं तो आप काफी चीजें को सॉर्ट आउट कर पाते हैं. तो आज आप जाइएगा GS3 का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का टॉपिक पढ़िए. उसमें ये दोनों टॉपिक दे रखे, उसको जाके इजीली सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए. राइट. तो अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और क्वेश्चनों के साथ और एडिटोरियल्स के साथ.